स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम अध्याय 2 है हमारा, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। कैसे एक अंग्रेज कंपनी हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई और उसने साम्राज्य स्थापित कर लिया, उसके बारे में ये पाठ है हमारा। और इसके जितने भी अभ्यास प्रश्न है वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। हमें यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। हमें यहाँ पर एक सही जोड़ी बनानी है। आपकी किताब में भी आप देख लीजिएगा, पार्ट 2 में पहला ही प्रश्न है आपके पास जोड़ी बनाने का। तो देखिए आप आपकी किताब से इसको जोड़ी बनाएंगे। तो हमारा पहला जो है दीवानी, आप दीवानी को मिला लीजिएगा भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। दीवानी किसे कहते हैं? भूमि का जो कर होता है उसको वसूल करने का जो अधिकार होता है उसे हम दीवानी कहते हैं। शेर मैसूर, तो शेर मैसूर को आप मिला लीजिएगा टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान जो था उसको शेर मैसूर की उपाधि दी गई थी। यह प्रश्न भी हो सकता है कि शेर मैसूर किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर हो सकता है टीपू सुल्तान, है ना। आप सही जोड़ी भी याद कीजिएगा। तीसरा है फौजदारी अदालत, तो इसको आप फौजदारी अदालत से ही मिला लीजिए। और रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा जो थी ये क्या है, कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था रानी चेन्नम्मा ने। तो आप इसको मिला लीजिए, कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व। सिपाही, ये आपकी किताब में सिपाही लिखा हुआ है, उससे मिला लीजिएगा। और वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये थे भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स को। तो आपके ये प्रश्न भी एक शब्दों में उत्तर दीजिए में आ सकता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। तो आप ये सही जोड़ी मिला लीजिएगा आपकी किताब में। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर में। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, खाली स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, आपको रिक्त स्थान भी भरना है। तो पहला रिक्त स्थान क्या है, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत की जंग से शुरू हुई। तो बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके बाद से शुरू हुई थी। तो आपके पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा प्लासी। दूसरा है हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक थे। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे ये मैसूर रियासत के राजा थे। तो दूसरे रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा मैसूर। और तीसरा है डलहौजी ने का सिद्धांत लागू किया। तो डलहौजी ने विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था डलहौजी ने। आपका ये प्रश्न यूं भी बन सकता है कि विलय नीति का सिद्धांत किसने लागू किया, तो आपका उत्तर हो जाएगा डलहौजी ने। ठीक है। अगला है हमारे पास, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के भाग में स्थित थी। तो मराठा रियासतें जो थी वो भारत के दक्षिण भाग में स्थित थी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा दक्षिण। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास, सही या गलत बताइए। पहला है मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ अंग्रेज ही नहीं आए थे, हमारे यहाँ पर डच लोग भी आए थे, फ्रांसीसी लोग आए थे, है ना, पुर्तगाली लोग आए थे, ऐसे तरह तरह के लोग आए थे। अंग्रेज तो सबसे आखिरी में आए थे हमारे देश में। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। तो ये बिल्कुल सत्य है, महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो पंजाब के राजा थे। और आखिरी है हमारे, अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाके में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सर्वे किया और उन सर्वे के आधार पर वहाँ पर उन्होंने प्रशासन किया था। अब हैं हमारे प्रश्न। तो आप देखिएगा, ये प्रश्न जो है, पहला ही प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? जितनी भी यूरोपीय व्यापार करने वाली जो कंपनियां थी वो भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? तो इसका कारण हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए उत्तर, आकर्षित होने के निम्न कारण थे। पहला कारण हो जाएगा, यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी। यूरोपीय कंपनियां जो थी उन्होंने देखा कि भारत के साथ अगर हम व्यापार करेंगे तो भविष्य में हम बहुत कुछ मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा हो जाएगा, यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी। यूरोप के जो देश थे वहाँ पर भारत की जो ऐसी वस्तुएं थी जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जैसे कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी। ये जो चीज़ें थी ये यूरोपीय देशों में बहुत ही ज़्यादा इनकी डिमांड थी, और ये व्यापारी लोग यहाँ से वो वस्तुएं वहाँ पर ले जाते थे। तीसरा हो जाएगा, वे भारत में कम कीमत पर सामानों की खरीद कर वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे। भारत में जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी तो इनको सस्ते दामों में ये चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन जब यूरोपीय देश थे वहाँ पर ये चीज़ें नहीं बनती थी, तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ से सस्ता सामान खरीद कर यूरोपीय देशों में जाकर महंगे दामों में बेचते थे। इन्हीं व्यापारिक संभावना के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा ना पूरा, कि यूरोपीय कंपनियां हमारे देश की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था? बंगाल के जो नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन दोनों के बीच में लड़ाई जो हुई थी, तो वो किस वजह से लड़ाई हुई थी वो हमें यहाँ पर बताना है, उसका कारण बताना है। तो पहला हो जाएगा, नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया। जब कंपनी बंगाल में व्यापार करने के लिए गई तो उसने कर में कुछ छूट के बारे में बताया, लेकिन बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने कर में छूट देने से मना कर दिया। दूसरा, नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग की। जब कंपनी ने नवाबों से कहा कि हमें व्यापारिक अधिकार दे दीजिए, तो नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए भी बहुत अधिक पैसों की डिमांड की, जिस वजह से भी उनके बीच लड़ाई हुई। और नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से भी मना कर दिया। नवाबों ने कंपनी पर टैक्स अदा नहीं करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का भी आरोप लगाया। नवाबों ने कह दिया कि कंपनी हमें कर नहीं देती है और साथ साथ में ये हमें कुछ ऐसे पत्र लिखती है जिससे हमारा अपमान होता है। और आखिरी हो जाएगा, कंपनी ने भी नवाबों पर निम्नलिखित आरोप लगाए कि नवाबों के स्थानीय अधिकारी कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे हैं, कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, कंपनी को किलाबंदी के विस्तार और पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसे कंपनी ने नवाबों के ऊपर आरोप लगाए और नवाबों ने जो हमने पढ़ा है वो आरोप लगाए। तो इन आरोपों की वजह से कंपनी और नवाबों के बीच में विवाद शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? आईएमपी प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकता है प्रश्न। तो देखिए, दीवानी मिलने से, दीवानी शब्द तो अभी अपनों ने देखा ना, दीवानी किसे कहते हैं? भू राजस्व वसूल करने का जो अधिकार होता है उसे दीवानी कहते हैं। जब ये अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया तो उसको क्या फायदा हुआ? तो ये हो जाएगा, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। जब दीवानी का अधिकार कंपनी को मिल गया तो उसने क्या हुआ, बंगाल का जो विशाल राजस्व संसाधन था उस पूरे संसाधन पर कंपनी का अधिकार हो गया। कंपनी भारत से ज़्यादा वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदती थी, लेकिन अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि बंगाल का जो संसाधन था, जो राजस्व था, वहीं से वो पैसे लेकर भारत से सामान खरीद लेते थे और उसको ब्रिटेन में बेच देते थे। अगला हो जाएगा, अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से अपने खर्च चला सकती थी, जैसे सूती रेशमी कपड़ा खरीदना, अपने सेना के खर्चों की पूर्ति करना और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण का खर्चा उठाना। ये सारे जो खर्चे थे बंगाल में, जब कंपनी को दीवानी मिल गई तो ये सारे खर्चे उसके भारत के ही पैसों से ही पूरे होने लग गए। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? तो टीपू सुल्तान को कंपनी द्वारा खतरा मानने के जो कारण थे, पहला कारण हो जाएगा, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। मालाबार तट जो था, वहाँ पर जो व्यापार होता था, समुद्री व्यापार, वो पूरा जो व्यापार था मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, और जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के बंदरगाह से होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी। अब जब वो मैसूर का जो राजा था टीपू सुल्तान, उसके उसके नियंत्रण में था पूरा मालाबार तट, तो उसने क्या किया, वहाँ से जो व्यापार होता था उस व्यापार पर रोक लगा दी। साथ में टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। अब वहाँ के जो उस रियासत के जो सौदागर थे, उन सौदागरों को भी टीपू सुल्तान ने कह दिया कि आप कंपनी के साथ व्यापार मत करना। उनके साथ भी व्यापार करने से टीपू सुल्तान ने रोक लगा दी। और टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। फ्रांस के तरीके जो वहाँ की सेना थी, उस सेना को जो प्रशिक्षण दिया गया था, उस प्रशिक्षण के आधार पर उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिस वजह से भी अंग्रेज लोग जो थे वो टीपू सुल्तान को खतरा समझते थे। अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। सहायक संधि क्या थी? तो देखिए दोस्तों, सहायक संधि जो थी, सहायक संधि का अर्थ देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि को अपनाया था। तो सहायक संधि किसने अपनाया था, इसका सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड वेलेजली ने। इसे हम सहायक संधि इसलिए कहा गया कि जो भी भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वादा करती थी, है ना। पूरा जो भी राजा सहायक संधि अपनाता था, उस राजा को पूरी सुरक्षा देने का जो वादा था वो कंपनी करती थी कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। इस वजह से इसे सहायक संधि कहते हैं। अब सहायक संधि की जो शर्तें थी वो थी, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। जो भी राजा सहायक संधि अपनाता था वो राजा अपनी खुद की सेना नहीं रख सकता था। दूसरा,
जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वे उसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे। शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र शासक से छीन लेगी। अब जो राजा सहायक संधि अपनाता था उस राजा की सुरक्षा का भार कंपनी पर था, लेकिन सुरक्षा तो कंपनी करती थी, लेकिन उस सुरक्षा के बदले में जो पैसे जो शुल्क देना होता था वो राजा को ही देना होता था। और जब राजा शुल्क नहीं दे सकता था तो ऐसी स्थिति में उस शुल्क के बराबर वाला जो क्षेत्र रहता था वो उस राजा से कंपनी छीन लेती थी। शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा जो शासक की गतिविधियों पर नजर रखेगा। अब जो सहायक संधि अपनाता था वो उस राजा के दरबार में एक अंग्रेज अफसर को भी रखना होता था, और वो अफसर क्या करता था, जो भी राजा कार्य करता था उस काम पर वो नजर रखता था। प्रश्न नंबर 9 है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। जब हमारे यहाँ पर कंपनी का राज्य स्थापित हुआ और भारत के जो राजा महाराजा थे उनका जो राज था वो दोनों किस तरह अलग था, उनमें क्या अंतर था। तो उनके अंतर हो जाएगा, भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था। अलग अलग तरीके से प्रशासनिक और राजस्व विभाजन कर रखा था हमारे राजाओं ने, लेकिन ये इकाइयाँ ब्रिटिश प्रशासनिक और राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। जब अंग्रेज लोगों की जो इकाइयाँ थी उनके जो नियम थे, उनका जो अनुशासन था, इस अनुशासन के अनुसार भारतीय राजाओं की जो इकाइयाँ थी वो काम नहीं करती थी। कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी जिसका शासन गवर्नर के पास होता था। कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफी सुधार किया गया, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया था। भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावित नहीं थी। भारतीय राजा जो थे वहाँ पर न्याय की व्यवस्था नहीं थी, ऐसी प्रभावी व्यवस्था नहीं थी। न्याय तो होता था लेकिन वो सिर्फ राज दरबार में होता था। एक ही तरह की अदालत दीवानी तथा फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे सुनवाई करती थी। लेकिन अंग्रेजों ने एक आधुनिक और विकसित न्याय व्यवस्था स्थापित की जिसमें हर एक जिले में अलग अलग दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित की। तो ये भारतीय राजाओं और कंपनी के शासन में अंतर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, तो कंपनी की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो कंपनी की संरचना में जो बदलाव आया था वो था, कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भर्ती की। पहले क्या होता था, राजा महाराजा के वहाँ पर पैदल और घोड़े पर बैठकर सिपाही रहते थे, लेकिन कंपनी ने क्या करा, उनकी जगह पर कुछ ऐसे सैनिक लिए जो पेशेवर थे, पेशे से ही योद्धाओं का काम करते थे, सैनिकों का काम करते थे, उन लोगों को उन्होंने भर्ती किया। कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीकी से प्रशिक्षित किया। जितने भी सैनिक थे उन सब सैनिकों को यूरोप में जो युद्ध होता था उस युद्ध तकनीक से उनको प्रशिक्षण दिया। कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियार जैसे मास्केट तथा मैचलॉक आदि से लैस किया, और कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी तथा सेना के महत्वपूर्ण स्थान जैसे तोपखाना, टैंक आदि जगहों पर यूरोप के ही सैनिकों को उन्होंने नियुक्त किया था। और सेना में यह भावना जगाई कि उनका कोई धर्म जाति नहीं है, वह केवल ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी रखना उनका कर्तव्य है। उन्होंने सेना के अंदर यह भावना भी जगाई कि सेना जो सैनिक होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है। सेना का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो सेना की टुकड़ी है वो एक परिवार है, और परिवार में मिलजुल कर हमें रहना है। कोई भी हमारा धर्म जाति नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सैनिक है और उसको ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी रखना है।